हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो बैक टू बैक यहाँ पर वैकेंसीज की झड़ी लगी हुई है क्योंकि ये सीजन चल रहा है। सावन का तो चल ही रहा है, साथ में चल रहा है इलेक्शन का सीजन। ओके, सो नई वैकेंसी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की, और जारी किया है किसने? बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने ही इसको जारी किया है। इसकी विज्ञापन संख्या है 6/2025। आवेदन तिथि 25 अगस्त है और अंतिम तिथि है 26 सितंबर। सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो केवल 10th पास है, 10वीं पास होना चाहिए या उसके ही समकक्ष कोई परीक्षा में उत्तीर्ण आपको होना है। वैकेंसी तो बहुत सारी हैं। देखिए वैकेंसी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तो देखिए टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर? टोटल 3727 वैकेंसी हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 1216 वैकेंसी तो केवल महिला ऑफिस अटेंडेंट के लिए है। कुल मिलाकर ये 53 पोस्ट तो नहीं कह सकते, अलग अलग कार्यालय ने अपने अपने ऑफिस अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दी है, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। और केवल 10th पास, कुछ भी नहीं चाहिए और तो कुछ अलग से आपको अलग से किसी वैकेंसी में कोई अलग से क्राइटेरिया देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, यदि आपने नहीं देखी है तो उसे भी चेकआउट कीजिए। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि बीएसएससी का CGL 4 की वैकेंसी है। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है उसमें 1216 पद कुल मिलाकर हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि केवल मूल निवासी जो बिहार की हैं उन्हें ही ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो 1216 जो कन्याएं हैं वो बिहार से समझिए कि इस बार ऑफिस अटेंडेंट बन जाएंगी। तो ज़रूरत है कि आप कसकर मेहनत कीजिए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगी। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये जो रिक्तियां हैं ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकती हैं, एंड में जब आपकी परीक्षा होगी इससे पहले बता दिया जाएगा। उम्र सीमा की गणना आपकी 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा देखिए 18 साल है। सभी कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 18 ईयर्स की है। और ये एज इट इज है SSC CGL वाला। अनारक्षित पुरुष 37 साल, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला 40, अनारक्षित महिलाएं हैं जो बाहर से स्टेट से इसमें अप्लाई करेंगी 40 साल, और SC ST की पुरुष और महिला 42 साल। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको सभी कोटि में 10% की छूट मिलेगी यदि आप प्रमाण पत्र अपना देते हैं तो पहले इस परीक्षा में बैठने की सीमा थी, बट अब इस परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। बट DOPT डिपार्टमेंट ने एक गजट 2022 में जारी किया था, उसमें उसके हिसाब से बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं उनको प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ये कुछ प्रावधान हैं जिनको फिलफिल करना होगा, तभी बिहार के जो सरकारी सेवक हैं वो इसमें बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सेवा में हैं, वो इसको अलग से रीड कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए है। अदरवाइज जो बाकी नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो NCC में हैं उनके लिए कुछ छूटें हैं। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए कुछ छूटें हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से रिलेवेंट हैं उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, सो दैट कि कोई ऐसा इसमें नहीं पॉइंट मिले आपको जो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है और फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, अब बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। तो परीक्षा की प्रकृति होगी आपकी, अगर हम प्री की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा सबसे पहले तो तभी आयोजित होगी जब 40,000 से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया तो एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न चरणों में जब परीक्षा आयोजित हो जाएगी तो उसका जो परिणाम निकलेगा, अगर एक से ज़्यादा मतलब शिफ्ट में हुआ तो समानीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये लिखित परीक्षा होगी आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, और मुख्य परीक्षा इसके बाद अलग से उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय शामिल होंगे? एक सामान्य अंक गणित होगा, एक सामान्य ज्ञान होगा और एक सामान्य हिंदी। प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 100। सही उत्तर के लिए 4 और गलत दिया तो 1 नंबर काटा जाएगा। 2 घंटे की टोटल ये परीक्षा होने वाली है। दिव्यांगों को अलग से 20 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ये। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जो आपका मैथ्स का पेपर होगा वो टोटल 30 मार्क्स का होगा, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे। LCM है, HCF है, नंबर सिस्टम है, रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं यानी अपरिमेय संख्याएं हैं, उसके अलावा वर्गमूल, घनमूल, पूर्णांक संख्याएं हैं, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, टैक्स वगैरह हैं, और ब्याज है जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा समय और दूरी के क्वेश्चन आएंगे, अनुपात के क्वेश्चन आएंगे,
रेशो प्रोपोर्शन वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारा मैथ्स में आएगा। इसके बाद जो दूसरा है खंड आपका सामान्य ज्ञान का, ये कुल 40 नंबर का होने वाला है और इसमें देखिए इतना सारा जो है ये सिलेबस है। ठीक, इसका सिलेबस है कि संसाधन आएंगे, वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि है, खनिज है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, मानचित्र का अध्ययन है। अगर पॉलिटी की बात करें तो संवाद है, केंद्र राज्य संबंध है, भारत की भाषा है, लोकतंत्र विविधता है, ये सारी चीजें। और इको की बात करें तो मुद्रा और साख यानी लोन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन है, व्यापार भूमंडलीकरण, ये सारी चीजें। इतिहास में तो आप जानते ही हैं, वही स्वतंत्रता आंदोलन है, पंचायती राज है। बिहार के पर्सपेक्टिव में जरूर पढ़िएगा कि बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। देन साइंस भी आएगी इसमें, देखिए ध्यान रखिएगा, साइंस आएगी इसके अंदर। और इसमें बेसिक साइंस जो होती है, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, ह्यूमन आई है, रंग बिरंगा संसार, ये सारा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, केमिकल इक्वेशन और एसिड बेस, सॉल्ट, ये सब धातुएं और आवर्त सारणी जो आपने पढ़ी है, जैव प्रक्रम, जीवों का प्रजनन, ये सारा 10th का सिलेबस है। एनसीईआरटी उठाएंगे आपको सारा 10th में ये मिल जाएगा, सारा 10th का सिलेबस है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। उसमें भी केवल कुल चैप्टर्स ही आपको पढ़ने, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ओके, एंड देन आपको इसमें समसामयिक की घटनाएं यानी करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे सामान्य हिंदी की, तो अगेन ये 30 नंबर का आने वाला है। हिंदी का क्या क्या सिलेबस है वो देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्ध करना, तत्सम, तद्भव शब्द वगैरह, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय और उपसर्ग, पूरा हिंदी है टोटल। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि 10वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक का जो गद्य खंड है या जो काव्य खंड है, जो पोएट्री प्रोज है, उसके रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी आएंगे। तो ये तो बात हुई सिलेबस की। अब बात करेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स सेम ही है, बीएसएससी सीजीएल वाले की तरह ही है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में ही ये न्यूनतम जो अर्हता है ये आपको लानी पड़ेगी, इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, सेम बीएसएससी सीजीएल की तरह ही है। अनारक्षित वर्ग को 40%, पिछड़ा को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लाने हैं 34% और महिला है, एससी एसटी या दिव्यांग, इन सभी को 32% मार्क्स लेकर के आने हैं, तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। परीक्षा शुल्क भी सेम ही है क्योंकि चयन आयोग सेम है, तो वही सेम है कि जो बाहर हैं, बिहार से बाहर के महिला या पुरुष, उनको 540 रुपये देने हैं। उसी तरह से बिहार के जनरल या फिर बैकवर्ड या अत्यंत बैकवर्ड जो हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पुरुष अभ्यर्थी, उन्हें 540 रुपये देने हैं। केवल पुरुष अभ्यर्थियों की बात है ये। और एससी एसटी हैं या दिव्यांग हैं या बिहार की स्थायी महिलाएं हैं, उन सबको 135 पे करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन पेमेंट जो गेटवे है ये 25 से लेके 24 सितंबर, 25 अगस्त से 24 सितंबर तक ही आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो सेम, जो स्थायी निवासी है बिहार का उसी को ये मिलेगा और जो बाहर के लोग हैं उन्हें ये लाभ दे नहीं होगा। और ध्यान दीजिए कि ये आपका स्थायी निवास के आधार पर ही आरक्षण बनेगा, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आपको अनिवार्य रहेगा। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेम टू सेम, जो पीछे अभी हमने वीडियो बात की थी सेम वही है, पर जो बच्चे केवल इसी वीडियो को पर्टिकुलरली देख रहे हैं उनके लिए हम फिर से इसको समझा देते हैं। तो सबसे पहले बात हुई कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास बिहार का होना चाहिए। महिलाओं को लेकर के बहुत अधिक विविधा इस समय रह रही है, तो महिलाओं की बात करें तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है वो उनके पिता के नाम और उन्हीं के पते से निर्गत होना चाहिए। बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, आपकी शादी कहीं भी हो सकती है, अदर स्टेट में भी हो सकती है, तो आपका जाति का जो है प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? पिता से। हो सकता है अदर कास्ट में आपकी शादी हो, इंटर कास्ट मैरिज, तो वो सब नहीं चलेगा, केवल पिता की जो जाति है उनका जो पता है वहीं से आपको सर्टिफिकेट जारी करवाना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं, क्योंकि लिखा है साफ तौर पे कि आपके पास में फिजिकल फॉर्म में वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि उसमें आपको उसका इशू नंबर और किस तारीख को वो जारी किया गया ये फॉर्म फिल करते हुए ही भरना है। तो जो न्यू कमर्स बच्चे हैं जो अभी ही इस फील्ड में आए हैं, सरकारी नौकरी पाने की तलाश में घूम रहे हैं, उनको नहीं पता होगा,
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इसकी लास्ट डेट है सितंबर में, उससे पहले ही आप इसको जारी करवा लीजिए। अगर उसके बाद आप अपने जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर या इनकम का सर्टिफिकेट वगैरह जारी कराएंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो और ये यदि आपने गलती से अपनी कोटि कुछ और भर दी, कैटेगरी BC थी, EBC भर दी, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, क्योंकि एंड में आप फिर वो डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाएंगे। तो जब दिखा नहीं पाएंगे तो आपको अनारक्षित कोटि में मान्य किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग दोबारा से प्री मेंस का जो परीक्षा फल है उसके अकॉर्डिंगली आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सो सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको यदि ये फॉर्म फिल करना है और आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसे इशू करा लीजिए इसी 1 महीने के अंदर अंदर इस फॉर्म को फिल करने से पहले। अब देखिए, बात करेंगे कि इनकम वाला जो सर्टिफिकेट, विवाहित महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी शादी अदर कहीं स्टेट में हो गई है लेकिन उनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ है। तो आपका आवास प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए? पिताजी के स्थान से, क्योंकि आप मूल निवासी वहीं की हैं, तभी आपको मूल निवासी माना जाएगा। और उसके उपरांत यानी उसी आधार पर आपका इनकम वाला सर्टिफिकेट जारी होगा जो कि आप पति के स्थायी निवास से इशू करा सकती हैं। सो इनकम वाला चल जाएगा पति के यहाँ से भी, बट आपका यदि आप अदर स्टेट में हैं बेसिकली, तो आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो पिता के निवास के आधार पर ही होना चाहिए। ये बात अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये शो करना बहुत ज़रूरी है कि आप बिहार की ही मूल निवासी रही हैं और ये केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैध माना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से। और इसके अलावा जो बात अभी हमने की थी, देखिए लिखा है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता का है, चाहे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, SC/ST का प्रमाण पत्र है, नॉन क्रीमी लेयर है या EWS का है, इन सब की निर्गत संख्या यानी इशू करने वाला जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो और जो तिथि है वो ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना आवश्यक है। आपको फॉर्म फिल करते समय इसको भरना होगा। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे मुख्य परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय। तो आपको अभी ही इस डेट से पहले, यानी कब से, अंतिम तिथि से पहले ही आपको ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म बनवा लेने हैं। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये निर्देश आपको फॉर्म फिल करते समय जो भी दिक्कतें आएंगी उसको लेकर के दिए गए हैं, जिसके बारे में और डिटेल वीडियो आप चाहेंगे तो हम बना देंगे, बिकॉज यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो ये सारा वीडियो जो हमने बनाया है ये आपकी जितने भी समस्याएं हैं उसको देख करके बनाया गया है। और देखिए, फिर से हम आपको रिपीट करा देते हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 अगस्त है। अंतिम तिथि जब आप परीक्षा का शुल्क जमा कराएंगे वो 24 है और ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट करने की तिथि 26 सितंबर है। तो 26 सितंबर से पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ये लगेगा 10th का सर्टिफिकेट, स्थायी निवास का प्रमाण पत्र यदि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो बिलोंग करेंगे, तो यदि किसी पर्टिकुलर जाति से हैं या नॉन क्रीमी लेयर या EWS का प्रमाण पत्र आपको देना है तो वो सब, यदि आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते वगैरह हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका, और यदि उम्र सीमा में आपको छूट चाहिए जैसे कि आप सरकारी सेवक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको, ये सब डॉक्यूमेंट भरते समय बेसिकली ध्यान रखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, बाद में इशू कराने का कोई मतलब नहीं है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो लें कि जो भी आपने भरा है पूरी तरह से सही है। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो किसी भी कॉलम की सूचनाओं को बदलने पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह का पत्राचार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही अधिक ध्यान से आप इसे भरिएगा। 26 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, रात्रि 12 बजे तक। तो ये सारी जानकारी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट के लिए, उससे संबंधित। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। जिनका BPSC 71 का एग्जाम है वो हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री क्विज डेली कराए जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और अपने फीडबैक लगातार हमें पहुँचाते रहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो फिर मिलते हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।